हम सब हमेशा यही सपना देखते हैं कि हमारे हाथ कुछ ऐसा लग जाए जिससे हम एकदम से अमीर हो जाएं, जैसे कोई खजाना या लॉटरी। मगर क्या हो अगर कोई आपके ये सारे सपने पूरे करने का वादा करे और वो सब एक झूठ साबित हो। आज की कहानी भी एक ऐसे ही लॉटरी स्कैम के बारे में है जिसमें कई हजार लोगों को ठगा गया। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे स्कैम की शुरुआत महज एक लेटर से हुई। लॉटरी जीतना एक सपने के सच होने जैसा है जो रातों रात किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। और लोगों की इसी सोच और सपने का फायदा उठाकर दो बाप बेटों ने एक ऐसे लॉटरी स्कैम को अंजाम दिया जिसमें हजारों लोग बार बार इस लॉटरी को खेलते चले गए और उनके बिछाए जाल में फंसते चले गए। ये कहानी अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े लॉटरी स्कैम की कहानी है जिसमें 10,000 से ज्यादा लोगों को ठगा गया और इस ठगी की वजह से उनकी जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो गईं। तो आखिर कौन थे ये ठग बाप बेटे, कैसे उन्होंने अमेरिका के सबसे बड़े लॉटरी स्कैम को अंजाम दिया और क्या कभी इस पूरे स्कैम का पर्दाफाश हो पाया? यह आपको हैरत में डाल देगा। इस पूरे स्कैम के मास्टरमाइंड का नाम है जेम्स ह्यूस्टन, जिसने लोगों से झूठ बोलकर बेशुमार दौलत कमाई और इस झूठ की वजह से उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई। कहानी शुरू होती है सन 1980 के दशक में, जब ना तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस थी और ना ही इंटरनेट ने इस दुनिया में अपना कदम रखा था। ये वो वक्त था जब लोग एक दूसरे से लंबी बातचीत करने के लिए एक दूसरे को लेटर लिखा करते थे और यही वो तरीका था जिससे दूर बैठे लोगों से कम्युनिकेट किया जा सकता था। मगर जेम्स ह्यूस्टन को इसमें एक परफेक्ट मौका दिखाई देता है जिसके जरिए वो लोगों को ठग सकता था। बहरहाल इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमें जेम्स ह्यूस्टन के बारे में जानना होगा कि कैसे वो एक आम इंसान से एक ऐसा ठग बना जिसके स्कैम ने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया। जेम्स का जन्म सन 1940 में एक ऐसे परिवार में हुआ जहां सब मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाते थे और जेम्स के पूरे घर में ना तो कोई ठगी करता था और ना ही चोरी। इसका साफ मतलब था कि बचपन से जेम्स का क्राइम से कोई लेना देना नहीं था। जेम्स भी शुरू से पढ़ाई में काफी तेज था और जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा था वैसे वैसे उसकी पर्सनैलिटी भी काफी अच्छी होती जा रही थी, जो आगे चलकर उसके बहुत काम आने वाली थी। अपने टीनेज से वो अक्सर छोटे मोटे काम करके पैसे कमाने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेता, जिसमें वो कभी अपने पड़ोसियों के लिए कोई घर का काम कर देता या कोई छोटा मोटा सामान बेचकर कुछ पैसे कमा लेता। जेम्स के अंदर लोगों से अपनी बात मनवाने का एक हुनर था जिसकी वजह से वो उनकी जेब से पैसे निकालने में कामयाब हो जाता और उसके इसी हुनर ने आगे चलकर वो खतरनाक मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अपने इसी हुनर की वजह से जेम्स अब लोगों की कमजोरी पकड़ लेता और उनकी इस कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें ठग लेता। बहरहाल सन 1980 का दशक आते आते वो छोटे मोटे स्कैम्स को अंजाम देना शुरू कर चुका था, जिसमें वो आसपास के दुकानदारों को फर्जी स्कीम्स के झांसे में फंसा लेता या यूं कहें कि वो अपने क्राइम्स की प्रैक्टिस कर रहा था। जेम्स को जो बात सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती थी वो महज उसकी बातों का हुनर नहीं था, बल्कि साथ ही साथ उसका विजन भी था। और जहां लोग बहुत छोटा सोचते थे वो वहां उतना ही बड़ा और खतरनाक सोचता था। जेम्स की इसी सोच की वजह से वो ये मानने लगा था कि छोटी मोटी ठगी और लोकल लोगों को ठगने के बजाय वो अब दुनिया भर में बैठे लोगों को ठगेगा। और यही वजह थी कि आगे चलकर वो हजारों लोगों को ठगने में कामयाब हो पाया। एक दिन वो बैठा यही सोच रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक शातिर आइडिया आता है और उसे लगने लगता है कि क्यों ना लोगों की लालच और बेसब्री का फायदा उठाया जाए और उन्हें एक ऐसे झूठी लॉटरी विनिंग के जाल में फंसाया जाए जिससे वो कभी बाहर ही ना निकल सकें। ये पूरा स्कैम इतने बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया था कि एक बार जो इसमें फंस जाता वो बार बार इसकी तरफ खींचा चला आता। और 90 का दशक आते आते जेम्स एक ऐसे स्कैम का मास्टरमाइंड बन चुका था जिसके बारे में ना कभी किसी ने सोचा और ना ही सुना, और ये स्कैम था फेक लॉटरी। हालांकि जेम्स इस पूरे स्कैम का मास्टरमाइंड तो था, मगर किसी भी बड़े स्कैम या फ्रॉड को तब तक अंजाम नहीं दिया जा सकता जब तक इसके पीछे एक बेहतरीन टीम ना हो। इस स्कैम को अंजाम देने के लिए जेम्स को एक टीम की जरूरत थी जिस पर वो भरोसा कर सके और जो जेम्स की ही तरह शातिर और चालाक हो। बहरहाल जेम्स अब एक टीम तैयार करना शुरू करता है और इस टीम में शामिल होने वाले मेंबर्स कोई आम क्रिमिनल्स नहीं थे, बल्कि ये वो लोग थे जो बेहतरीन प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनाने में माहिर थे। इस गैंग में शामिल होने वाला जो सबसे पहला शख्स था वो था सनी ह्यूस्टन, और ये कोई और नहीं बल्कि जेम्स का बेटा था। और यही वजह थी कि जेम्स सबसे ज्यादा भरोसा सनी पर ही करता था। जहां जेम्स इस पूरे स्कैम की प्लानिंग कर उसे अंजाम देता था, वही सनी इस पूरे स्कैम में लॉजिस्टिक्स संभालने का काम करता था, जिसमें वो फेक लॉटरी में भेजे जाने वाले लेटर्स को टाइम से पोस्ट ऑफिस पहुंचाने और उन्हें ट्रैक करने का काम करता था। सनी जितना अपने फादर जेम्स के लिए वफादार था वो उतना ही अपने काम में माहिर भी था, और सनी वो शख्स था जिसकी वजह से लेटर्स हजारों लोगों तक पहुंचे और वो फेक लॉटरी स्कैम का शिकार हुए। अब आता है इस गैंग का सबसे अहम मेंबर डेनिस, जिसे इस ऑपरेशन का सेल्समैन भी कहा जाता है। डेनिस ही वो शख्स था जो इस स्कैम के हर लेटर को डिजाइन करता था, या यूं कहें कि डेनिस की वजह से ही सभी पैसे कमा रहे थे। डेनिस इस पूरे ऑपरेशन में एक परफेक्ट जाल बिछाने का काम करता था,
जिसमें वो पोस्ट कार्ड और लेटर्स को इतने बेहतरीन तरीके से डिजाइन करता जिसे देखकर कोई भी धोखा खा जाए। इन लेटर्स और पोस्ट कार्ड्स पर वो बेहतरीन लोगो लगाता जो देखने में बिल्कुल प्रोफेशनल होते, और इन लेटर्स में कुछ ऐसा लिखा होता जिसे पढ़ने के बाद हर कोई उनके बिछाए जाल में फंस जाता। डेनिस ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि लोगों के दिमाग में घुसना कैसे है, और उसका ये कहना भी था कि लोगों को बस एक लेटर भेजने की देरी है और वो उन्हें पैसे भेजते रहेंगे। डेनिस का अंदाजा बिल्कुल सही भी था, क्योंकि उनकी ठगी के शिकार हुए लोग लगातार इसी उम्मीद में खेलते रहे कि वो एक दिन जरूर जीतेंगे, और वहीं जेम्स और उसकी गैंग के बैंक अकाउंट्स भरते चले गए। हालांकि वो सभी पैसे तो कमा रहे थे, मगर इतने बड़े स्कैम को छुपाना तब तक मुमकिन नहीं था जब तक इसमें कमाए पैसों को छुपाने का कोई सही सिस्टम ना हो। यहीं पर एंट्री होती है इस गैंग के इंटरनेशनल प्लेयर्स की, जो कोस्टा रिका और यूरोप में बैठकर ऑपरेट करते थे। ये सभी प्लेयर्स या तो अकाउंटेंट्स थे या मिडलमैन, जो विक्टिम्स के चेक्स को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अलग अलग अकाउंट्स में पहुंचा देते थे। वो इस बात का खास ख्याल रखते थे कि ये ट्रांजैक्शंस इतने कॉम्प्लिकेटेड हों कि लॉ एनफोर्समेंट चाहे तो भी इन तक पहुंच ना सके, और यही वजह थी कि लॉ एनफोर्समेंट को कई साल लग गए इन ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने में। जो बात जेम्स और उसकी गैंग को और ज़्यादा खतरनाक बनाती है वो था उनका डिसिप्लिन, क्योंकि वो कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करते थे, और उनका डिज़ाइन किया हुआ लेटर और मनी लॉन्ड्रिंग किया हुआ हर डॉलर पूरी तरह वेल प्लान्ड होता था। उनके दिल में किसी भी विक्टिम के लिए कोई रहम नहीं था, क्योंकि ये सबके लिए एक बिजनेस था और सभी विक्टिम्स महज पेपर्स पर लिखे नंबर्स थे। बहरहाल, जेम्स का दिमाग और उसकी वफादार टीम की वजह से अब ये स्कैम रुकने का नाम नहीं ले रहा था, और आने वाले कई सालों तक वो 10,000 से ज़्यादा लोगों को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गए कि लॉटरी खेलकर उनके सपने भी पूरे हो सकते हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि वो ये सब करते कैसे थे, और जब ये सच्चाई लोगों के सामने आई तब उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इस पूरे स्कैम की शुरुआत महज एक लेटर से हुई, जिसे एक बेहतरीन और प्रोफेशनल तरीके से डिज़ाइन किया गया था, और ये देखने में बिल्कुल असली लग रहा था। इस लेटर पर जो लोगो लगाए गए थे और जिस तरह से इस लेटर को लिखा गया था, उससे यही लग रहा था कि ये किसी बड़ी और भरोसेमंद कंपनी की तरफ से भेजा गया है, और यहीं से लोग चकमा खा गए कि अब उनकी जिंदगी का अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। ये लेटर जिस भी विक्टिम को भेजा जाता, उनमें ये लिखा होता कि वो महज नाम मात्र की फीस देकर बड़ी लॉटरीज जैसे आयरिश स्विपस्टेक्स या शैमरॉक फंड में लॉटरी खेल सकते हैं और बेशुमार पैसे जीतकर अपनी जिंदगियां बदल सकते हैं। ये लेटर्स देखते ही विक्टिम्स बहुत आसानी से इस जाल में फंस गए। मगर सच्चाई तो ये थी कि ना तो कोई लॉटरी थी, ना ही कोई लॉटरी टिकट, और ना ही कोई लॉटरी जीतने वाला, और जो भी पैसे विक्टिम्स भेजते वो कभी दोबारा उन्हें वापस नहीं मिले। इतना सब कुछ करने के बाद भी जेम्स और उसके गैंग अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे, और वो चाहते थे कि ये विक्टिम्स उन्हें एक बार नहीं बल्कि बार बार पैसे भेजते रहें। और वो इस स्कैम को इस तरह डिज़ाइन करने में कामयाब भी हो गए जहां विक्टिम्स फंस गए और उन्हें तब तक पैसे भेजते रहे जब तक वो पूरी तरह खाली नहीं हो गए। ये विक्टिम्स जब भी लॉटरी खेलने के लिए नाम मात्र की एंट्री फी भेजते, इन्हें कुछ दिन बाद एक छोटे अमाउंट के चेक मिलता जो महज 10 से $15 के बीच होता। यहीं से शुरू होता है स्कैम का सबसे बेहतरीन दौर, क्योंकि जेम्स ने यहाँ से स्कैम को इस तरह डिज़ाइन किया था कि कोई भी विक्टिम अब इससे बाहर नहीं निकल सकता था। जो भी छोटे अमाउंट्स के चेक्स विक्टिम्स को भेजे जाते थे, उन्हें वो कैश नहीं करा सकते थे, क्योंकि लॉटरी कंपनी के रूल्स के मुताबिक वो ये चेक्स तभी कैश करा सकते थे जब तक इन चेक्स की रकम $5,000 तक ना पहुंच जाए। यही वो दांव था जो जेम्स ने खेला था, और सभी विक्टिम्स को लग रहा था कि वो लगातार खेलकर $5,000 तक जीत जाएंगे, और इन फर्जी चेक से उन्हें इस बात का यकीन भी हो गया कि ये लॉटरी असली है। अब इस सभी विक्टिम्स बार बार जेम्स की गैंग को पैसे भेजने लगे इस उम्मीद में कि वो एक दिन $5,000 तक जरूर जीत जाएंगे, मगर वो इस बात से बेखबर थे कि उनके साथ वो धोखा हो रहा है जो उनकी जिंदगियां बर्बाद करके रख देगा। अब जैसे जैसे स्कैम बढ़ता चला गया, जेम्स ने एक और नया पत्ता खेला जिसका नाम था पेंशन प्लान। इस प्लान के मुताबिक विक्टिम से ये कहा जाता कि जो एंट्री फी वो लॉटरी खेलने के लिए दे रहे हैं उसका एक हिस्सा स्पेशल अकाउंट में इन्वेस्ट किया जा रहा है, और आगे चलकर वो इन पैसों को रेगुलर मंथली पेआउट्स ले सकते हैं। ये बिल्कुल एक रिटायरमेंट प्लान की तरह था, और बहुत सारे विक्टिम्स को लगने लगा कि यहाँ उनके पैसे सेफ हैं क्योंकि वो कोई गैम्बलिंग नहीं कर रहे। मगर यहाँ भी सच्चाई वही थी कि लॉटरी स्कैम की तरह ना तो कोई अकाउंट था, ना ही कोई पेंशन, और ना ही उन्हें कभी कोई पैसे मिलने वाले थे। इन सभी विक्टिम्स में एक 91 ईयर ओल्ड बूढ़ी औरत थी, जिसे ये लग रहा था कि वो अपने पोते और पोती के लिए एक बेहतरीन फ्यूचर बना रही है, और इसलिए उसने हर लेटर, हर नकली चेक और हर नकली रसीद को संभाल कर रखा था ताकि वक्त आने पर वो अपने पैसों को वापस ले सके। उस बूढ़ी औरत ने ये पैसे एक एक पाई जोड़कर बचाए थे, क्योंकि उसे इस बात का यकीन था कि वो अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रही है,
और उसे ये पैसे ज़रूर वापस मिलेंगे। मगर जब पुलिस ने उसे स्कैम के बारे में बताया तब वो टूट गई और उसमें ये कहा कि इन स्कैमर्स ने महज उसके पैसे ही नहीं चुराए बल्कि उन्होंने उसके सपने भी चकनाचूर कर दिए। अब विक्टिम्स जो भी चेक्स जेम्स की टीम को भेजते वो सबसे पहले इन पैसों को गायब करने के काम में लग जाते और उसमें सबसे पहला स्टेप वो ये था कि इन पैसों को पहले अलग अलग बैंक अकाउंट्स में भेजा जाता और फिर इन अकाउंट्स के जरिए इन पैसों को कोस्टा रिका भेज दिया जाता, जहां से जेम्स और उसकी टीम ऑपरेट करते थे। कोस्टा रिका पहुंचने के बाद इन पैसों को यूरोप में अलग अलग शेल कंपनीज के अकाउंट्स में भेज दिया जाता और फिर इन पैसों को वहां के लग्जरी अपार्टमेंट्स और लग्जरी गाड़ियों में इन्वेस्ट कर दिया जाता था। जेम्स ने अपने कई अलग अलग नकली पहचान भी बना रखी थी, जिसमें लोग उसे रेक्स रॉजर्स, माइक मल्गन, जॉर्डन गैबी और सनरे स्टार के नाम से भी जानते थे। और एक बार तो वो नेवाडा के गवर्नर इलेक्शन में भी खड़ा हुआ, जिससे लोग उसके स्कैम पर और ज़्यादा भरोसा करने लगे। बहरहाल जेम्स के स्कैम की वजह से अब ज़्यादातर विक्टिम्स कर्जे में डूबते चले गए, मगर वो अभी भी इसी उम्मीद में थे कि वो बड़ी लॉटरी जीतकर $5,000 का पे आउट ले पाएंगे। इस स्कैम से जेम्स और उसकी गैंग इसीलिए बेशुमार दौलत कमा पा रहे थे क्योंकि उन्होंने इंसानी फितरत यानी ह्यूमन बिहेवियर को समझ लिया था, जो पूरी तरह लालच और जल्दबाजी से भरा था। वो लोग विक्टिम से सिर्फ उनके पैसे ही नहीं लूट रहे थे, बल्कि वो उनके इमोशंस से भी खिल रहे थे। और उसके ज़्यादातर शिकार वो बूढ़े लोग होते जो अक्सर अकेले रहते थे या उनका कोई नहीं होता। इन लेटर्स में लोगों को जल्दी अमीर बनाने वाली और उनकी ज़िंदगियां बदलने वाली बातें लिखी होती, जिससे पढ़कर लोगों को यकीन हो जाता कि यही उनकी ज़िंदगियों में खुशी की आखिरी उम्मीद बची है, और वो इन बातों पर बहुत आसानी से यकीन कर लेते। जेम्स ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था और इसीलिए उसने लोगों की उम्मीद को हथियार बनाकर उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया और खुद बेशुमार दौलत कमाई। बहरहाल जब पुलिस के सामने इस पूरे स्कैम का पर्दाफाश हुआ तब उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ये महज एक स्कैम ही नहीं था, बल्कि इंडस्ट्रियल लेवल पर अंजाम दिया जाने वाला वो फ्रॉड था जिसमें अब तक विक्टिम्स के $20 मिलियन तबाह हो चुके थे। इस स्कैम में हर विक्टिम का वो सपना टूटा जो उन्होंने अपने और अपने परिवार के लिए देखा था और जो अब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। 91 ईयर की मार्गरेट, जो इस स्कैम का शिकार हुई थी, उसे भी छोटे अमाउंट्स के चेक्स लगातार मिलते रहे, जिससे वो इस उम्मीद में थी कि वो जल्दी लॉटरी जीत जाएगी और लगातार खेलती रही। मगर जब पुलिस ने उसके बारे में तहकीकात की तब उन्हें पता चला कि अब मार्गरेट के पास ग्रोसरी खरीदने के लिए भी ज़्यादा पैसे नहीं बचे हैं। मार्गरेट के सामने जब पुलिस ने स्कैम का खुलासा किया तब उसने उनसे सवाल किया, तो आखिर मेरे पैसे कहाँ आए और वो पैसे कहाँ चले गए। उधर पुलिस को एक और 88 साल की बूढ़ी औरत के बारे में पता चला जो अकेले रहती थी और जिसने अपनी कई सालों की मेहनत की कमाई इस स्कैम में लगा दी थी। और जब पुलिस ने उस औरत से बात की तब उसने बताया कि वो अब तक $30,000 स्कैम में इन्वेस्ट कर चुकी है ताकि उसे रेगुलर मंथली पे आउट्स मिलते रहें। हालांकि इस पूरे स्कैम को बहुत सिस्टमैटिकली डिज़ाइन किया गया था, मगर वो कहते हैं ना कि कोई भी गलत काम एक ना एक दिन पकड़ा ज़रूर जाता है, और यहाँ भी बिल्कुल वही हुआ। अब ये स्कैम इतना बड़ा हो गया था कि इसे छुपाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था और पुलिस भी अब धीरे धीरे स्कैम को एक्सपोज करने के बहुत करीब पहुंचती जा रही थी। मगर वो किस तरह जेम्स तक पहुंचे और उन्होंने कैसे उसे पकड़ा, ये अपने आप में उतना ही हैरत अंगेज है जितना कि ये स्कैम। इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत एक फ़ोन कॉल से होती है और ये कॉल पुलिस को एक बैंक से आया था। पुलिस को जिस शख्स ने ये कॉल किया था वो बैंक का अकाउंटेंट था और इस अकाउंटेंट ने जो बात नोटिस की थी वो ये थी कि उसके बैंक के ज़्यादातर बूढ़े कस्टमर्स ने बार बार एक ही लॉटरी कंपनी के नाम चेक्स बनवाए थे। पहले तो इन चेक्स पर जो अमाउंट होता था वो छोटा होता था, मगर धीरे धीरे वक्त के साथ ये बढ़ता चला गया और अकाउंटेंट को ये बात बार बार खटक रही थी कि चेक्स एक ही लॉटरी कंपनी को क्यों जा रहे हैं। बहरहाल अकाउंटेंट से खबर मिलते ही पुलिस यूनाइटेड स्टेट्स की पोस्टल इंस्पेक्शन सर्विस से संपर्क करती है और इस केस की छानबीन करने के लिए कहती है। पोस्टल इंस्पेक्शन सर्विस वो एजेंसी होती है जो पोस्ट ऑफिस में आने जाने वाले लेटर से जुड़े किसी भी फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करती है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी ऑफिसर शेरी डेलनी को दी जाती है। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में पहले तो एक मामूली फ्रॉड केस लग रहा था, मगर जैसे जैसे ऑफिसर डेलनी इस केस की गहराई में जाती चली गई उन्हें एहसास होने लगा कि ये कोई मामूली स्कैम नहीं है और सेम लॉटरी कंपनी के नाम और सेम मेलिंग एड्रेस बार बार उनके सामने आना शुरू हो गए। ऑफिसर डेलनी देखती हैं कि अमेरिका के अलग अलग स्टेट से लोग एक ही एड्रेस पर चेक्स भेज रहे हैं और तब उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है जिसे सॉल्व करने में उन्हें और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अब ऑफिसर डेलनी इंटरनल रेवेन्यू एजेंट के साथ मिलकर काम करना शुरू करती हैं और वो एजेंट फ्रैंक से कहती हैं कि वो उन पैसों के बारे में पता लगाएं जो इन चेक्स के जरिए लॉटरी कंपनीज तक पहुंचे हैं। अब एजेंट फ्रैंक उन विक्टिम्स के चेक्स को ट्रेस करना शुरू करता है जो अमेरिका के अलग अलग बैंक अकाउंट से गए थे और यहीं से उन्हें पता चला कि ट्रांजैक्शंस कोस्टा रिका में किए गए हैं जहां से लेटर्स पोस्ट होकर आते थे और फिर इन पैसों को यूरोप के अलग अलग अकाउंट्स में भेजा गया
और फिर ये पैसे अलग अलग ट्रांजैक्शंस के जरिए वहां से गायब हो गए। इन ट्रांजैक्शंस को कोस्टा रिका में कराने के पीछे की वजह ये थी कि कोई भी इन तक ना पहुंच सके। मगर जैसे जैसे ऑफिसर डेलनी और ऑफिसर फ्रैंक इन ट्रांजैक्शंस के करीब पहुंचते गए, उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि ये पूरा ऑपरेशन कितना ऑर्गेनाइज्ड और कितना बड़ा है। अपने केस को और स्ट्रांग बनाने के लिए अब इन्वेस्टिगेटर्स को विक्टिम से बात करना बहुत ज़रूरी होता जा रहा था, मगर ये काम उनके लिए उतना ही मुश्किल और इमोशनल साबित होने वाला था। अब ऑफिसर डेलनी एक एक करके विक्टिम्स के दरवाजे खटखटाना शुरू करती हैं और सभी को ये बताती हैं कि वो स्कैम का शिकार हो गए हैं, क्योंकि ना तो कोई लॉटरी है, ना ही कोई पेंशन है और ना ही कोई पैसे बचे हैं। ये सुनते ही कुछ विक्टिम्स तो रोने लगे और कुछ ने तो इस बात पर यकीन करने से ही मना कर दिया। एक औरत जिसने ये सारे चेक्स अभी तक संभाल कर रखे थे, वो नम आंखों से डेलनी की तरफ देखती है और उससे कहती है कि मैं पैसों का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मेरे पास जो भी था वो सब कुछ मैंने इसी में लगा दिया था। ऑफिसर डेलनी का कहना था कि विक्टिम से की गई ये पूछताछ इन्वेस्टिगेशन का सबसे मुश्किल हिस्सा था, क्योंकि ये सिर्फ फ्रॉड विक्टिम्स नहीं थे, बल्कि ये टूटे हुए सपनों और उम्मीदों के विक्टिम्स थे। अब जैसे जैसे दोनों ऑफिसर्स इस स्कैम से जुड़े सबूतों को इकट्ठा करते चले गए, उनके हाथ एक लीड लगती है, और वो था कोस्टा रिका में मौजूद वो मेलिंग सेंटर जहां से लेटर्स भेजे जाते थे। इस खुलासे के बाद पुलिस के सामने एक टारगेट था जिसे वो जेम्स और उसकी गैंग के ऑपरेशंस के साथ जोड़ सकते थे। पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी तब लगी जब स्कैम नेटवर्क के अंदर के लोगों ने ही पुलिस को स्कैम की डिटेल्स के बारे में बताया, जिसमें पुलिस को पता चला कि इस पूरे स्कैम का मास्टरमाइंड जेम्स ह्यूस्टन है। दूसरी डिटेल जो पुलिस को पता चली वो ये कि जेम्स का बेटा सनी स्कैम ऑपरेशन के लॉजिस्टिक्स संभालता है, और तीसरी ये कि डेनिस फ्रॉड लेटर्स को डिज़ाइन करता है जिससे विक्टिम्स उनके जाल में फंस जाते हैं। जेम्स पिछले कई सालों से नकली पहचान का सहारा लेकर इस स्कैम ऑपरेशन और इसमें होने वाले ट्रांजैक्शंस को पुलिस की नज़रों से बचाता आया था, मगर अब पुलिस को सबसे बड़ा सबूत यानी उनका मेलिंग सेंटर मिल गया था, और अब जेम्स के पास कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जहां वो छुप सके। इस केस की गुत्थी अब धीरे धीरे सुलझ जा रही थी, और जेम्स, जिसने ये पूरा स्कैम ऑपरेशन प्लान किया था, वो बहुत जल्द पुलिस के हाथ लगने वाला था। बहरहाल सन 1995 आते आते अब पुलिस के हाथ वो सारे सबूत लग चुके थे जिसकी उन्हें ज़रूरत थी, और स्कैम में शामिल लोगों के नाम और अकाउंट नंबर्स भी उनके हाथ लग चुके थे। मगर इतने बड़े फ्रॉड एम्पायर को एक झटके में ख़त्म करना इतना आसान नहीं होने वाला था। अब पुलिस इंटरपोल के साथ मिलकर कोस्टा रिका में मौजूद जेम्स के मेलिंग सेंटर पर रेड मारती हैं, और वहां का नज़ारा देख उन्हें ये यकीन हो गया कि अब वो इस केस को सॉल्व करने के बहुत करीब हैं। इस रेड में उन्हें प्रिंटिंग मशीन्स और कई हज़ारों प्रिंट हुए लेटर्स मिलते हैं, और साथ ही साथ उन नामों की लिस्ट भी मिलती है जिन्हें ये फ्रॉड लेटर्स भेजे जाने वाले थे। इसी दौरान अमेरिका में जेम्स के बेटे सनी को एक ऑफिस से गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इसी ऑफिस से वो लॉजिस्टिक्स संभालने का काम करता था। सनी से ही पुलिस को पता चला कि डेनिस अपने घर पर ही है, और पुलिस उसे भी वहां से गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद इस गैंग के 2 अहम मेंबर्स पुलिस के हाथ लग चुके थे, मगर जेम्स अभी भी पकड़ा जाना बाकी था। पुलिस को लगने लगता है कि जेम्स कहीं भाग गया है, मगर साथ ही साथ वो ये भी जानते थे कि जेम्स को लगता है कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, और इसीलिए वो कोस्टा रिका में उसे ढूंढना शुरू करते हैं, और उनका तीर सही निशाने पर जाकर लग जाता है। बहरहाल कुछ दिनों की तलाश के बाद जेम्स कोस्टा रिका में पुलिस के हाथ लग जाता है, जहां वो यूएस पुलिस से बचने के लिए छुपा हुआ था। गिरफ्तारी के बाद जेम्स और उसकी गैंग पर मेल फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और लॉटरी स्कैम के फेडरल चार्जेस लगाए गए, जिसमें जेम्स को इस पूरे स्कैम का मास्टरमाइंड ठहराया गया। इस केस को स्ट्रांग बनाने में विक्टिम्स की गवाही ने बहुत अहम रोल अदा किया, जिसमें उन्होंने कोर्ट को कई लेटर्स लिखे, और इन लेटर्स में उनकी बर्बादी की वो कहानी थी जिसका सामना उन्होंने स्कैम की वजह से किया। कुछ विक्टिम्स ने तो कोर्ट में आकर भी गवाही दी और ये बताया कि कैसे उन्हें धोखा देकर उनकी जिंदगी भर की कमाई छीन ली गई। जेम्स के वकील ने कोर्ट में ये कहा कि उसके साथ थोड़ी नरमी बरती जाए, क्योंकि अब वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका है और उसकी तबीयत भी अब अच्छी नहीं रहती। मगर प्रोसिक्यूटिंग वकील का कहना था कि जेम्स ने खुद एक बूढ़ा आदमी होते हुए भी बूढ़े लोगों को लूटा जो बीमार और अकेले थे, और उनकी जिंदगी भर की कमाई छीन ली। ना तो जेम्स ने उन लोगों पर कोई रहम दिखाया और ना ही उन लोगों के बारे में सोचा, और कोर्ट से अपील करते हुए प्रोसिक्यूटिंग वकील कहता है कि जेम्स को सख्त और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। प्रोसिक्यूटिंग वकील की दलील से सहमत होते हुए जज जेम्स को 10 साल की सज़ा सुनाता है, और जेम्स जैसे बूढ़े शख्स के लिए ये एक बहुत सख्त सज़ा थी, मगर आखिरकार सभी विक्टिम्स को इंसाफ मिल चुका था। जेम्स के बेटे सनी और पार्टनर डेनिस को भी स्कैम का दोषी ठहराते हुए 7 साल की सज़ा सुनाई गई, और इस स्कैम से जुड़े तीनों मेन प्लेयर्स अब सलाखों के पीछे जा चुके थे।
जिसके बाद उनका ये पूरा फ्रॉड ऑपरेशन तबाह हो गया। पुलिस ने उनकी सारे प्रिंटिंग मशीन्स को जब्त करके उनके प्रिंटिंग सेंटर को बंद कर दिया और उनके सारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया। हालांकि सभी दोषियों को अपने किए की सज़ा मिल चुकी थी, मगर ज़्यादातर विक्टिम्स हमेशा के लिए अपने पैसे खो चुके थे, जो उन्हें कभी वापस नहीं मिलने वाले थे। इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल पुलिस ऑफिसर्स का कहना था कि इस नुकसान की भरपाई पैसों से नहीं की जा सकती, क्योंकि जेम्स ने महज लोगों से पैसे ही नहीं चुराए थे, बल्कि उसने लोगों से उनकी उम्मीदें और सपने चुराए थे, और उसके बाद ये विक्टिम्स किसी पर भी कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे। जेम्स की कहानी हमें ये बताती है कि कोई भी स्कैम चाहे कितना भी ऑर्गेनाइज्ड और बड़ा ही क्यों ना हो, एक न एक दिन वो एक्सपोज ज़रूर होता है, फिर चाहे उसे कितनी भी चालाकी से अंजाम दिया गया हो। जेम्स के पकड़े जाने से महज एक फ्रॉड ऑपरेशन ही नहीं खत्म हुआ, बल्कि एक ऐसे आदमी की हार हुई जो ये सोचता था कि वो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर हमेशा के लिए बच निकलेगा। जेम्स को सज़ा होने के बाद FBI और दूसरी फेडरल एजेंसीज ने कई कड़े कदम उठाए ताकि इस तरह के स्कैम्स आगे ना हो सके, और इसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और टूल्स का इस्तेमाल किया गया, जिससे इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ट्रैक किया जा सके। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और कंज्यूमर प्रोटेक्शन ग्रुप्स ने कई अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए, जिसमें लोगों को फर्जी लॉटरी स्कैम से बचने के लिए एजुकेट किया गया और उन्हें साफ तौर पर यह बताया गया कि जेन्युइन लॉटरी कंपनीज कभी भी एडवांस में कोई पैसे नहीं मांगती हैं, और अगर कोई भी जीत का वादा करके उनसे पैसे मांगता है तो इसका मतलब है कि वो फ्रॉड है। बहरहाल, जेम्स की कहानी 25 जनवरी सन 2012 को हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, जब उसने 68 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। मगर उसकी कहानी ये सिखा गई कि लालच और जल्दबाजी किसी को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानियाँ अभी बाकी हैं। ऐसे ही अनोखे किस्से चाहते हो तो द यूनिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।